Hi. The luck you receive is directly proportional to the work you put in. Today is 28th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. 27th December yesterday's रैपिड जीके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। श्री ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने किताब लिखी है बहुविवाह। वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मोहनजोदाड़ो ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर है जो मिला था सिटी में ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो शहर का नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर। फाउंडर ऑफ नंदा एम्पायर इन मगध थे महापद्म नंदा और 24 हैं तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। आज के सवाल हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? द बुक नटमेग्स कर्स Parables for a Planet in Crisis is authored by whom? In which country the British Indian Army had fought the Battle of Haifa? Swachh Bharat Mission rural program comes under which ministry? Where is the National Institute of Virology situated? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है एक्सीडेड मतलब स्वीकार कर लिया गया है, अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। इनसुपरेबल इसका मतलब है जिसको जीता नहीं जा सकता है, ऑफ डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल विच इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम। अनकॉन्करेबल है, इनविंसिबल है, इनसरमाउंटेबल है। काउंसल का करना मतलब होता है सलाह देना, गिव एडवाइस टू समवन। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट। वेरी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट, गूढ़ रहस्य, एनिग्मेटिक, अनरीडेबल, लाइक दैट। निम्बल है मतलब दैट इज वेरी अजाइल, जैसे जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी वो आज की डेट में निम्बल होना बहुत जरूरी है। क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट, अजाइल। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना है, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो या फिर स्पीकिंग हो। सो ये है 28th ऑफ दिसंबर 2021 द हिंदू, और इसके जो नोट्स हैं आई विल शेयर इट बाय इवनिंग। ओके, सो दिस इज द न्यूज़पेपर और ये है फ्रंट पेज। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है अबाउट वैक्सीनेशन। 15 से 17 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन का डोज मिलेगा फ्रॉम जनवरी 3rd। जो थर्ड डोज है सीनियर को, उसके लिए 39 वीक का गैप होना चाहिए आफ्टर सेकेंड डोज। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। जो वैक्सीनेशन ड्राइव फिर से अभी स्टार्ट हो रही है, ओमिक्रॉन का थ्रेट बना हुआ है, प्रिकॉशनरी डोजेज भी इन्हें बोला जा रहा है, तो ये स्टार्ट होने वाले हैं। जो टीनेजर्स होते हैं 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको अब वैक्सीनेशन मिलेगा जनवरी 3rd से। कोवैक्सीन मिलेगा इन्हें, कोविशील्ड नहीं लगाना है, कोवैक्सीन। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया। हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इनको काफ़ी पहले वैक्सीनेशन दे दिया गया था, प्लस ये ज़्यादा थ्रेट पे रहते हैं वायरस के कांटेक्ट में आने के। सो दैट इज़ वाई हेल्थ केयर वर्कर और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनको प्रिकॉशनरी डोज मिलेगा जनवरी 10 से। कंडीशन ये है कि 39 वीक हो जाना चाहिए सेकेंड डोज के बाद से। प्लस जो 60 साल के ऊपर होते हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, जिनको दोनों डोज लग चुके हैं वैक्सीनेशन, उनको भी प्रिकॉशनरी डोज यहाँ पे मिलेगा। कंडीशन वही है कि एटलीस्ट 9 मंथ 39 वीक्स हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड डोज। तो ये फाइन लाइंस हैं, इसमें अभी कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए इसमें। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज कि वैक्सीनेशन कवरेज पे एम्फेसाइज करना है, बूस्टर डोज, और स्पेशली जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है। सेकेंड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो हेजिटेंसी है, रूमर मॉन्गरिंग एट्सेट्रा है, इसको एनकरेज नहीं करना है। थर्ड, वैक्सीन होने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। ओके, देन ये बात है प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स। प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट की काउंसलिंग में होने वाली इरेगुलरिटी एंड डिले, तो इस बात पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो डिनाई यूज ऑफ फोर्स, फोर्स यूज नहीं करना चाहिए एंड प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। देन ये बात है केरला टॉप्स नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, यूपी एट बॉटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
जो 2020 है और 2021, इसने एक चीज़ तो तय कर दिया कि जान है तो जहान है। हेल्थ पे हमें बहुत एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। बिकॉज हेल्थ केयर में अगर हम पिटते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो प्रोडक्टिविटी लॉस चला जाता है, एफिशिएंसी नहीं होती, प्लस बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, फाइनेंसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ अ डबल वैमी, इनकम भी आपकी ख़त्म हो गई, एट द सेम टाइम आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। सो हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना ज़रूरी है। अब यहाँ बात है, केरला ने टॉप किया है स्टेट्स ऑन हेल्थ इंडिकेटर। ये इस टाइप के सर्वेज होते रहते हैं, नीति आयोग का काम ही ये है। नीति आयोग ऐसे सर्वेज कंडक्ट करता है, डेटा करता है, रिपोर्ट लाता है और उसके अकॉर्डिंग नीति मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो इसकी रिपोर्ट आई, यूपी बॉटम में है और हेल्थ इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है। ये जो इंडेक्स किया गया इसमें वर्ल्ड बैंक और यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने भी इसको सपोर्ट किया था, एसोसिएटेड थे यहाँ पे। तो दीज आर द नंबर्स। अब जो परफॉर्मेंसेस हैं तो वो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हम इकोनॉमी इंडिकेटर्स देखते हैं, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बट किस बेसिस पे आप बोलोगे? जीडीपी का नंबर बताओगे, जीवीए का नंबर बताओगे, आईआईपी का नंबर बताओगे, ई वे बिल का नंबर बताओगे, आईएचएस मार्केट का सर्वे बताओगे। सो दीज आर इंडिकेटर, ये दिशा बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। तो सिमिलरली जो हेल्थ सेक्टर है उसमें ये सारे इंडिकेटर्स थे, तो उनको भी कैटेगराइज किया, जैसे हम आंसर राइटिंग में बोलते हैं हेडिंग सब हेडिंग, वैसे ही सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिकेटर्स को ऐसे सेग्रीगेट किया। डोमेन क्या है? हेल्थ का आउटकम, गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन, की इनपुट प्रोसेसेस एट्सेट्रा। पैरामीटर्स क्या थे? जैसे नियोनटाल मोर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चे, नियोनटाल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो व्हाट आर दीज आर इंडिकेटर्स। अब इसके नंबर्स हम देखेंगे, जैसे यूपी में नियोनटाल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है तो उसका नंबर कम हो गया, केरला में ये नंबर कम है तो केरला की रैंक बेटर हो गई क्योंकि वो हेल्थ में अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें डिसाइड की गई। गवर्नेंस में क्या होता है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, एवरेज ऑक्यूपेंसी सीनियर ऑफिसर्स की पोस्ट पे है या नहीं है, मतलब फंडिंग से लेके गवर्नेंस से लेके ये सारे जो की इंडिकेटर पब्लिक डोमेन में आते हैं, इन सब के कंपाइलेशन से ये रिपोर्ट बनी जिसका नाम है हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का फर्स्ट न्यूज़ आज ब्रेक हुआ है, इस पे अभी हम कुछ ही दिनों में एडिटोरियल एक्सप्लेन और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो विल लर्न इट ग्रेजुअली। ओके, what we should be knowing is health index। ओके, देन ये बात है नक्सलिज्म। तो सुकमा एनकाउंटर तेलंगाना छत्तीसगढ़ एक्शन से ये चीज़ यहाँ पे हुआ है। नक्सलिज्म के लिए 2 प्रोन्ज्ड अप्रोच होती है हमारी। पहली तो ये होती है कि नक्सलिज्म का, माओइज्म का जो रूट कॉज है, रूट कॉज क्या है? बैड गवर्नेंस हुआ, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, इनइक्वालिटी है नहीं है, वहाँ पे इनइक्वालिटी है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को, जो पुअर गवर्नेंस है या एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है, इसको करेक्ट किया जाए। सेकंड, जिन्होंने वेपन्स उठाए हैं उनको वापस सरेंडर किया जाए और मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो सी, वेपन्स इंक्लूडिंग 303 राइफल, DBBL गन, रॉकेट लॉन्चर, ये सब भी रिकवर किए फ्रॉम द साइट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, एक्सटॉर्शन call judicial custody, then this is Delhi government likely to discuss GRAP implementation today. What is this GRAP? Graded Response Action Plan। पॉल्यूशन कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम रेस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। पॉल्यूशन ज़्यादा है तो स्ट्रिक्ट रेस्पॉन्स, पॉल्यूशन कम है तो लीनियंट रेस्पॉन्स, लाइक दैट। तो दिस इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसका एक नोट्स PDF में देखिएगा, बहुत अच्छा एक ग्रैप का इन्फोग्राफिक है, वो बस हमें अच्छे से देखना है, इससे ज़्यादा हमें इसमें ड्वेल नहीं करना है। ग्रैप, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जब मॉडरेट लेवल है तो हम क्या स्टेप्स लें, सीवियर हो गया है तो जैसे स्कूल्स बंद करें, कॉलेजेस बंद करें, जो डीजल व्हीकल्स हैं उनका एंट्री बंद कर दें दिल्ली में, लाइक दैट। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो कोविड का भी केस है, ठंड भी बहुत बढ़ रही है, नाइट कर्फ्यू अभी कंटिन्यू रहेगा। और ये कलर कोडेड अलर्ट होते हैं, जैसे ये है येलो कोडेड अलर्ट, येलो, ऑरेंज वगैरह एट्सेट्रा। देन दिस इज अबाउट हेट स्पीच, इसको आगे देखते हैं अपन। एक्सटेंड वैलिडिटी ऑफ व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर एसोसिएशन ने बोला,
क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अभी एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी चल रही है। पुराने व्हीकल्स होते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये होते हैं कि ये जो होते हैं ये पॉल्यूटिंग होते हैं। जैसे BS1 की गाड़ी है, BS2, अभी BS6 चल रहा है, तो दीज व्हीकल्स, ओल्डर व्हीकल्स आर वेरी पॉल्यूटिंग। सेकेंड, ओल्डर व्हीकल्स जो होते हैं ये ऑब्वियसली पुराने टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, तो एमिशन ज़्यादा हो रहा है, लेटेस्ट नॉर्म्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द थिंग। सेकेंड बात आती है सेफ्टी की। अगर व्हीकल बहुत पुराने हैं 15-20 ईयर्स, तो ऑब्वियसली वो लेटेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो सेफ्टी, ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो ये चीज़ है। तीसरा बाकी बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी का भी। नए व्हीकल्स ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, तो वी नीड फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स एज वेल। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। प्लस ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैसे ही डिमांड काफ़ी कम है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि पुराने व्हीकल्स फेज आउट हो, उनको स्क्रैप किया जाए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल जैसी टेक्निक किया जाए, और नए व्हीकल्स को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एनकरेज करें। दिस इज़ द थिंग। विंटर ब्रेक फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम जनवरी 1 to 15। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म ही नहीं हो रही है। अभी पॉल्यूशन के कारण छुट्टियां थी, अब ऑफिशियल विंटर ब्रेक के कारण छुट्टियां हो गई जनवरी 1 to 15। देन राइजिंग फ्रॉम द एशेज, फायर फाइटर साइट है ये। अब आते हैं एडिटोरियल में। पहला एडिटोरियल है, दिस इज़ अबाउट अ प्रोग्रेसिव स्टेप। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागालैंड में जो ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मिलिट्री वर्सेस दिस क्लैशेस जो हुए, फ्रैट्रीसाइड का भी कभी बार हमें केसेस देखने को मिलता है। आफ्सपा जो है, आफ्सपा का ग्रॉस वायलेशन, मिसयूज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी देखने को मिलता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। द पॉइंट इज, जो आफ्सपा है, आफ्सपा में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, या फिर आफ्सपा का जिस कंडीशन पे लगाया गया था उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है? तो ये बात है, नागालैंड में आफ्सपा जो है इसको रिव्यू करना, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट इज़ अर्जेंटली इम्पॉर्टेंट। प्लस जो लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है, ये हमेशा पैरामाउंट होता है। लॉ एंड ऑर्डर, पीस, ये भी इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो अनाउंसमेंट है नागालैंड गवर्नमेंट का, एक हाई पावर्ड पैनल बनेगा। विड्रॉवल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन द स्टेट। तो ये बात है, इसका विड्रॉवल रिलेटेड इस पे डिसीजन लिए जाएंगे। इसमें नागालैंड की पार्टीज, होम अफेयर मिनिस्टर भी होंगे, होम अफेयर मिनिस्ट्री भी होगी, एडिशनल सेक्रेटरी। सो दिस इज़ अ हाई पावर्ड पैनल जो डिसीजन लेगा कि आफ्सपा कंटिन्यू करना है या नहीं इन नागालैंड। ये जो एक्ट है आफ्सपा, ये भी हमने कुछ ही दिन पहले एक्सप्लेन में पढ़ा है। हैव अ लुक। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नोट्स का भी। गिव मी सम टाइम, नोट्स को भी अब अपन और थोड़ा एलैबोरेट एंड कंसाइज इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जो बात है आफ्सपा आज की डेट में असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, 3 जिले अरुणाचल प्रदेश, और 8 पुलिस स्टेशन स्टेट बॉर्डरिंग असम के। तो यहाँ पर आफ्सपा में जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, फौज जो होती है, इसको थोड़ा एडिशनल पावर मिलता है। लाइक वो फोर्स यूज़ कर सकती है, ओपन फायर कर सकती है, इवन पब्लिक पे भी, टू मेंटेन ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। तो ये कुछ इनको सेफ्टी नेट्स दिए जाते हैं, बिकॉज ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है यहाँ पे ऑपरेशन करना वैसे भी डिफ़िकल्ट होता है। सो दैट इज़ वाई फौज को सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए एडिशनल राइट्स मिले हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये एडिशनल राइट्स जायज़ हैं? क्या ये एडिशनल राइट्स का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो रही है? दीज आर द थिंग, तो जिस पे स्टडी करना ज़रूरी है। इससे पहले जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी आई थी, और इसने भी बात किया था कि जो आफ्सपा है वो कई बार हाईली अनडिज़ायरेबल माना गया है, क्यों ना आफ्सपा की जगह सिंपल UAPA के थ्रू अगर काम हो जाए तो वो कर लिया जाए। दीज आर द थिंग्स। पिछले साल हमने कुछ ही टाइम पहले देखा, त्रिपुरा ने 2015 में आफ्सपा हटाया कि सिचुएशन बेटर हो गई है ऑन ग्राउंड त्रिपुरा में। मेघालय ने भी 1 अप्रैल 2018 को आफ्सपा हटाया। तो द पॉइंट इज़ कि जब भी कोई नियम होते हैं, आफ्सपा भी लगता है, आज से 30 साल पहले वाली सिचुएशन पे लगा था, तो ज़रूरी नहीं 2021 में भी सेम सेट ऑफ सिचुएशन है और वो कंटिन्यू किया जाए। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन और असेसमेंट ज़रूरी होता है कि ये जो लॉज है, क्या ये अपनी यूटिलिटी डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो व्हाट शुड बी डन। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया नागालैंड में होना चाहिए। MHA आर्म्ड फोर्सेस जो हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो भी यहाँ पे होंगे, और ये पूरा एक
थॉटफुल वे में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, थॉटफुल वे में। और जो पीस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी इंश्योर कराना ज़रूरी है रीजन में। ये बात है टाइटनिंग ग्रिप। यहाँ पे क्या लिखा है, हांगकांग के बारे में बताया है। हांगकांग, हांगकांग क्या था, पहले हांगकांग था ब्रिटिश का एक कॉलोनी। तो ब्रिटिशर्स ने 1999 आई थिंक वहाँ से विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ इस कंडीशन में किया कि चाइना कंट्रोल करेगा हांगकांग को, बट यहाँ पे वन कंट्री टू नेशन होगा। तो हांगकांग की जो कंट्री है वो चाइना है, बट वन कंट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन होगा। वन कंट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब है, चाइना ये भी है, हांगकांग भी चाइना है, तो वन कंट्री हो गई। पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो डिफरेंट है। कैसे, चाइना में चलता है कम्युनिस्ट पार्टी, बट हांगकांग में चलती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब चुनाव होते हैं, लोग अपना नेता चूज करते हैं, और इस तरीके से डेमोक्रेसी होती है। अब हांगकांग बिकॉज ब्रिटिशर्स का था कॉलोनी एक टाइम पे, और ब्रिटिशर्स मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब ये तो लिबरल प्रिंसिपल्स जो हैं, डेमोक्रेसी एंड ऑल, इसको बिलीव करते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जो हांगकांग है, चाइना की प्रॉक्सिमिटी, चाइना जो कि कम्युनिस्ट है, एक बहुत बड़ा एक पोस्ट थी, आउटपोस्ट थी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की। तो चाइना ऑब्वियसली इसको पसंद नहीं करेगा। ऑल्दो जब ये बात हुई थी तब डेंग जियोपिंग ने बोला था C97 में कि हम कंटिन्यू करेंगे हांगकांग को एज अ डेमोक्रेसी, हम इसका जो बेसिक नेचर है ऑल्टर नहीं करेंगे। ये डेंग जियोपिंग के वर्ड थे। बट चाइना चेंज हो रहा है। डेंग जियोपिंग की जो डॉक्ट्राइन थी वो अब हो गई है शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन। और शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन क्या थी, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन थी मिलिट्री माइट असर्शन करना और चाइना की हेजेमनी को बढ़ाना। तो दैट इज वाई अब क्या करने लग गया, स्पेशली जब से शी जिनपिंग आए हैं 2013 11 या 13 ऑनवर्ड्स, क्या हुआ कि हांगकांग की जो डेमोक्रेसी है, हांगकांग की डेमोक्रेसी को कर्टेल करने की कोशिश की जाती है सिस्टमैटिकली। जैसे यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व हो जाएगी, जिसमें केवल जो पैट्रियट्स टाइप है या फिर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इन्फ्लुएंस है वही लोग चुनाव लड़के आएंगे। इस टाइप की चीज़ें हुई है। जो डेमोक्रेसी को कर्ब करने की कोशिश की जाती है, तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज टिनामेन स्क्वायर। तो इसकी भी जो लेगेसी है ना, चाइना क्या करता है, बुक्स ही चेंज कर देता है, एजुकेशन ही चेंज कर देता है, बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाए ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ यहाँ पे हुआ, दे ट्राई टू इरेज द मेमोरी ऑफ दिस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रिवेलेंट होना चाहिए था हांगकांग में। हांगकांग में ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं होते, टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने की कोशिश की जाती है। और वैसा ही एक दिस न्यूज़पेपर था एप्पल डेली, बट पिछले साल हमने देखा ये न्यूज़पेपर भी, पब्लिकेशन भी पैकअप हो गया इसका। सो द पॉइंट इज चाइना सिस्टमेटिकली हांगकांग की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो डेंग जियोपिंग के टाइम पे प्रॉमिस की गई थी, उसको ऑल्टर कर रहा है। और यही फ्रिक्शन पॉइंट फिर बन जाता है वेस्ट का विद चाइना। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में चेंजेस हो रहे हैं, लेजिस्लेचर में चेंजेस हो रहे हैं, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंस्ड पीपल हैं, वो अब हांगकांग की पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। तो द पॉइंट इज कि बीजिंग जो है वो अब रेस्पेक्ट दिस वन नेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं कर रहा है। ताइवान स्ट्रेट में फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल वी व्यू द वन कंट्री टू सिस्टम आइडिया, वन कंट्री टू सिस्टम आइडिया, जो कि शुरुआत में हांगकांग के टाइम पे बताया गया था। तो एक तो ये टाइटनिंग ग्रिप हो रही है हांगकांग में, और ऐसा ही एक और क्या है, वो है दिस ताइवान। बट ताइवान इज अलग कंट्री, ताइवान की हिस्ट्री अलग है। 1949 में जब ये वर्ल्ड सिविल वॉर एंड हुआ चाइना का, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने मेनलैंड चाइना में कब्जा कर लिया, और जो कुओमिंटांग पार्टी थी उसको भाग के ताइवान के आइलैंड्स में आना पड़ा। तो जो ताइवान में कुओमिंटांग पार्टी गई, ये आज भी ये बोलते हैं ताइवान वाले कि असली चाइना ये है, और मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट बोलते हैं कि दिस इज मेन चाइना। तो वो एक अलग टसल चलता है। तो ये दो एरिया है फ्रिक्शन पॉइंट। तीसरा फ्रिक्शन पॉइंट जो है वो है साउथ चाइना सी में, जैसे स्कैरबोरो शोल हुआ, ये सब एशियन कंट्रीज के साथ चाइना का टेंशन। तो चाइना भी इस तरफ इंडिया के साथ टेंशन लेता है, और इधर ले रहा है साउथ चाइना सी, ताइवान, और इधर इवन यूएसए का भी प्रेजेंस ओपन सी में। जैसे यूएस की जो शिप्स जाती है साउथ चाइना सी में, चाइना उसको अक्सर ऑब्जेक्शन उठाता है। जो जापान है, जापान के साथ भी कुछ आइलैंड्स पे डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग।
द कोल्ड ट्रुथ अबाउट इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी। तो यहाँ प्राइमरली बात किया है कि इंडिया में इनइक्वालिटी है, दिस इज अ फैक्ट। जो रिच हैं वो सुपर रिच हैं, ज़्यादातर रिसोर्सेज इधर हैं, और जो पुअर हैं इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सेकेंड, जब से कोविड-19 हुआ तो वी शेप्ड रिकवरी तो हुई नहीं, ये हुई के शेप्ड रिकवरी। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब हो गए, तो इनइक्वालिटी इज ऑन राइज। अब बात आती है 39B एंड 39C का, इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए कैसे, इसी बात पे पूरा ये आर्टिकल है। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इक्वालिटी होना ज़रूरी है। स्टेट ऐसे प्रिंसिपल्स लाए, ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिससे ये जो वेज क्रिएट हो गया है अमीरों और गरीबों के बीच में, इसको गैप को कम किया जाए। स्ट्रेंथन जो है, डिवाइड है, इसको कम करे। अभी जो रिपोर्ट आई है वो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो ऑब्वियसली रिपोर्ट ने क्या बताया कि जो ग्लोबल मल्टी मिलियनर हैं हैव कैप्चर्ड अ डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ ग्लोबल वेल्थ ग्रोथ ओवर द पास्ट सेवरल डेकेड। जो टॉप 1% हैं वो 38% एडिशनल वेल्थ अक्यूमुलेट किए हैं सिंस मिड 1990s। आई हैव सीन वन रिपोर्ट, ये जो टेस्ला एलॉन मस्क के पर डे अराउंड 150 या 150 मिलियन डॉलर टैक्स पे कर रहा है पर डे, दिस इज टैक्स। सो द पॉइंट इज कि वी आर नॉट अगेंस्ट दिस एंटरप्रेन्योरशिप या वी आर नॉट अगेंस्ट दिस मेरिटोक्रेसी। समबडी वांट्स टू अर्न, रिच हो रहा है, रिच होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात वो है कि जो स्टेट है, स्टेट की जो पॉलिसीज होती है वो ऐसी हो जाती है ऑफिशियल पॉलिसी कि वो पुअर्स या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इंश्योर नहीं करा पा रहे। दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज इन द एंड हमारा जो कंट्री है वो क्या है, वी आर नॉट प्योरली कैपिटलिस्टिक, वी आर नॉट प्योरली दिस सोशलिस्टिक। सोशलिज्म नहीं, हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है और यही हमारी अप्रोच रही है। तो द पॉइंट इज एब्सेंस जो स्टेट का है उसको एड्रेस करना जरूरी है। तो ये इकोनॉमिक लॉरेट है अभिजीत बनर्जी एंड एस्थर डफलो। आपने बताया इंडिया इज नाउ अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 1% और बॉटम 50%, ह्यूज गैप है, ह्यूज गैप है इंडिया में भी। तो सिंस मिड 1980s डीरेगुलेशन हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो एलपीजी रिफॉर्म्स में भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, सब सेक्टर को फ़ायदा नहीं हुआ, सर्विस सेक्टर को बहुत फ़ायदा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ओके ओके था और एग्रीकल्चर पिटा है। सो सर्विस सेक्टर और एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए उन्होंने भी इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ बहुत अच्छा डिलीवर नहीं किया। फिर बाकी रेगुलर टॉक्स है, बिजनेस, प्राइवेटाइजेशन, फिक्स इकोनॉमीज। तो इंडिया में डिवाइड है, पुअर एंड वेरी अनइक्वल कंट्री। अब ग्रोथ रेट भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ग्रोथ होती है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हमने पढ़ा था टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को हम इतना क्यों एम्फेसाइज करते हैं, बिकॉज टेक्सटाइल में जॉब क्रिएट होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि दिस इज एम्प्लॉयमेंट पीपल सेंट्रिक होता है, नंबर्स क्रिएट होते हैं इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट में। तो हम ऐसी ग्रोथ करें जिससे हमारे जो 1.3 बिलियन पीपल है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा हो। ये नहीं कि कुछ ही लोगों को बहुत पैसे हो गए, बाकी लोगों के पास वेल्थ नहीं आया। तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। इनइक्वालिटी का बाकी इन्होंने बताया है, इनइक्वालिटी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण भी होती है, दिस इज़ एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट। सोशल कंडीशंस होती है, शुरुआत में नेहरूवियन इरा थे, फिर एक टाइम आता है गरीबी हटाओ आंदोलन होता है, राज्य स्तर पे इस पे आंदोलन होते हैं और काम किए जाते हैं, बट स्टिल इक्वालिटी और इक्विटी अभी भी डिस्टेंट ड्रीम बना है। यूजुअली देखा जाता है कि जो सोसाइटी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। दैट सेक्युलराइजेशन प्रीसीडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहाँ पे पीस होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। आप पूरा वेस्ट एशिया देखो, सेंट्रल एशिया देखो, ये वॉर टॉर्न रहता है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा होता है। एंड लुक एट द HDI नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल आर लिविंग, इट इज़ वेरी बहुत डिटीरियोरेट हो गई है। जैसे आप सीरिया का एग्जांपल लो, इराक का एग्जांपल लो, अभी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। सो द पॉइंट इज, ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए पीस, लॉ एंड ऑर्डर और एक जो सोसाइटी है वो वेल दिस फंक्शनिंग सोसाइटी होना ज़रूरी होता है। वॉर टॉर्न जो कंट्रीज़ होती है, चाहे वो सिविल वॉर हो, इंटरनल वॉर हो या एक्सटर्नल वॉर हो, सीवियर डैमेजेस वहाँ पे होते हैं। सो ये बात है, डाइवर्सिटी को भी हमें एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़
नॉट वन कॉन्सेप्ट। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सो डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, सोसाइटी, ह्यूमन लाइफ, कास्ट, क्रीड, फेथ, कलर, जेंडर, चॉइसेस, इन सब से ऊपर उठकर हमें अगर ध्यान दें तो इकोनॉमिक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। प्लस एक और चीज़ होती है कि फेथ इज़ वन थिंग, बट साइंस और जो रैशनलिस्टिक थॉट्स होते हैं इसको भी साइडलाइन नहीं करना चाहिए। रैशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। वन साइज नेशन इज़ ऑल्सो फ्लॉड। इंडिया में हर जगह की एक यूनिक रिक्वायरमेंट है, यूनिक चैलेंजेस हैं, तो वन साइज फिट्स ऑल इंडिया में कभी वर्क नहीं करता है। अंबेडकर साहब ने भी यही बोला था। पॉलिटिक्स वगैरह में भी हर किसी को एक वोट है तो एक वैल्यू मिला है, हर किसी को एडल्ट सफरेज है, आर्टिकल 326, हर किसी के पास एक ही वोट है। तो द पॉइंट इज हर किसी को बराबर के अधिकार है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है, इंश्योर कराता है कि इक्विटेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ये भी इस तरीके से हों कि कोविड-19 के बैकड्रॉप में स्पेशली जो एग्जर्बेट हो गई है इनइक्वालिटी, इसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो द कोल्ड ट्रुथ अबाउट इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी। अब ये बात है, आधार वोटर आईडी लिंक मस्ट बी स्टॉप्ड। इसका अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक्सप्लेन में एक आर्टिकल देखा, उसमें 1 2 3 4 ऐसे 5 7 पॉइंट दिए थे कि आधार और वोटर आईडी का लिंक में प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम तो ये है, बहुत सारे लोगों का इवन जो आधार डेटा है वो भी रॉन्ग है, तो आप लिंक कैसे करोगे। दूसरा, जैसे आधार में नाम अलग लिखा है, वोटर आईडी में नाम अलग लिखा है, तो आप सिंक कैसे करोगे। तो ये लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर बन सकता है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जेन्युइन लोग होंगे जिनका लिंक नहीं हो पाया, तो क्या वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये डिनायल ऑफ दिस फ्रेंचाइजी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, जो अगेन रॉन्ग होगा। तीसरा, आधार में ना बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो आधार का डेटा कलेक्ट करने के लिए कोर्ट ने भी बोला था पुट्टास्वामी वगैरह केसेस में कि बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए और फाइन लाइंस होने चाहिए कि ये मिस यूज तो नहीं हो रहा है आधार डेटा का। तो वो चीज़ कैसे एस्टैब्लिश होगी, ये भी एक चीज़ है। एक और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है, जैसे आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, आपकी बहुत सारी जो सोशल वेबसाइट्स वगैरह में है, सब जगह आपका वो लिंक है, तो क्या इससे पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग तो नहीं हो जाएगी वोटर बेस का। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इससे क्या होता है, इलेक्शंस जो हैं वो टिंकर भी हो सकते हैं, देयर इज अ थ्रेट। तो ये सब चैलेंजेस हैं, बट द गुड थिंग इज जो पॉजिटिव पॉइंट्स है लिंकेजेस में वो ये है कि आधार से क्या होगा, जो वोटर आईडी का इलेक्टोरल रोल है, ये बहुत सारे जो बोगस हैं, नॉन एग्जिस्टेंट हैं, मल्टीपल है। कुछ लोगों ने बहुत सारी वोटर आईडी बना रखी है, एक इधर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इधर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सब चीज़ें कट होगी जो रिक्वायर्ड है। तो हमारा इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगा। दिस वी नीड टू डू। अब बात यह है कि ये जो बिल आ रहा है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, इसमें और भी बातें थी, जैसे कि जो एंट्री है, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे इलेक्टोरल रोल में तो 4 कट ऑफ डेट हो गया है उसका, पहले 1 जनवरी था। जो फौज में होता है तो उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया है, मतलब अगर विमेन फौज में है तो उसका हस्बैंड जो है वो भी अब दिस फौज वाला जो बेनिफिट्स हैं वो हो सकते हैं, ऐसे करके इसमें चेंजेस हैं। तो ये बिल ऑन द फेस तो सही है, बट इसके जो एप्रीहेंशंस के लिए एक प्रॉपर कमिटी में डिस्कशन होना चाहिए, प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। बाकी ये चीज़ है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से भी है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक बार हम कुछ ही दिनों में एक बार रिविजिट करेंगे, आंसर राइटिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो चुनाव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। चुनाव फ्री फेयर मैनर में होना चाहिए, चुनाव बायस नहीं होना चाहिए। प्लस हमारे यहाँ जो वोटर्स हैं इनका भी एजुकेशन होना ज़रूरी है। वोटर पूरे 5 साल का काम ना देखते नहीं है, और वो 1 महीने पहले जो फ्रीबीज आ गई उसके बिहाफ पे वोटर्स का पैटर्न इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। आइडिया ये होना चाहिए कि लॉज आए, साथ ही साथ वोटर बिहेवियर को भी हम दिस वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी लाए, मैच्योरिटी लाए। तो ये सारी चीज़ें, डेटाबेस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। जो तेलंगाना है वहाँ ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ भी था स्टेट इलेक्शन के लेवल पे, तो उधर भी चैलेंजेस आए थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होगा, एक होता है एल्गोरिदम का। ये जो डेटा है सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम रूल्स के हिसाब से चलेगा, प्राइवेट आईटी कंपनी उसको एड्रेस करेगी, तो दिस इज टू मच ऑफ पावर, टू मच ऑफ दिस कंसोलिडेशन। तो यहाँ केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। आधार एंड दिस चैलेंजेस।
सो दिस इज देयर। एग्जीक्यूशन पे बेसिकली हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। द गैप्स इन द प्लान टू टेकल प्लास्टिक वेस्ट। अब ये एक दूसरा मेनेस है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक की एक्चुअली यूटिलिटी बहुत होती है, ये सस्ता होता है, मजबूत होता है ना, और ड्यूरेबल भी होता है, तो प्लास्टिक ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ में आता है। प्रॉब्लम ये आती है कि ये डिग्रेड नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक एक बार बन गया तो वो एटर्निटी तक वो बना रहेगा, वो डिस्ट्रॉय सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, हमारे रिवर पॉन्ड सिस्टम समुद्र सब जगह चोक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट। प्लस ये पॉल्यूटिंग भी होता है, पॉल्यूशन भी होता है इससे। ये हमारे फूड चेन में एंटर कर जाता है, माइक्रो प्लास्टिक्स एंड ऑल, तो उससे और डिसीजेज होती है। तो कैसे चेक किया जाए इस प्लास्टिक वेस्ट को? द आइडिया इज कि एक तो जिसने प्रोड्यूस किया है प्लास्टिक वेस्ट, मतलब जो प्रोड्यूसर है उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। अमेजोन फ्लिपकार्ट इतने अच्छे पैकेजिंग के साथ आपको प्रोडक्ट भेजते हैं, तो एक प्रोविज़न लाओ कि वो जो पैकेजिंग है वो वापस आपसे दोबारा कलेक्ट भी करे। तो ये हो जाएगी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो एक तरीका है। आर्टिकल बोल रहा है कि ये रेट्रोग्रेसिव है, इससे इतना फ़ायदा होगा नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जो प्लास्टिक है ना, ये एक पूरा इकोनॉमी भी है। जैसे प्लास्टिक की बोतल आप देखो, ट्रेन्स वगैरह स्टेशन में वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसको बेचते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। तो दिस इज़ एन एंटायर इकोनॉमी, दिस इज़ एन एंटायर इकोनॉमी प्लास्टिक का। अगर हम रिड्यूस रीयूज रीसाइकल पे भी अगर फोकस करें तो इस इकोनॉमी को रहते हुए भी हम प्लास्टिक के प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। अभी जो बात है वो प्राइमरली है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये कम इनटू इफेक्ट होगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब इसमें होगा कि प्लास्टिक मेनेस को कैसे कम किया जाए। जैसे FMCG कंपनी है, वो केवल जो मेकिंग पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैकेट पे ही नहीं, कलेक्शन रिसाइकलिंग रीयूज ऑफ द पैकेट पे भी ध्यान दे, ऐसे प्रोविजंस होंगे। बट अगर कंपनी को ये सब काम करना पड़ेगा तो वो फिर पैसे बढ़ा देगी, ज़्यादा चार्ज करने लग जाएगी। दिस इज़ वन थिंग। तो जो इशू है ना प्लास्टिक वेस्ट का, सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है ना कि हम जो सोर्स है वहाँ पे सेग्रीगेट नहीं कर पाते, कॉम्प्लायंस नहीं होता। पीपल, प्लास्टिक, प्रोसेसिंग, ये 3 एरिया में हमें फोकस करना चाहिए। पीपल मतलब जैसे आपने प्लास्टिक की बॉटल किया है ना, पानी पिया आपने, बिस्लरी से पिया। सम पीपल जस्ट थ्रो देयर बॉटल्स जस्ट लाइक दैट, विच इज़ रॉन्ग। इसको प्रॉपर जो डिपॉजिट ऐसा बॉक्स है या फिर जो वेस्ट बॉक्स है डस्टबिन में जो डेडिकेटेड है वहाँ डालना चाहिए, ताकि ये सेग्रीगेट हो जाए सोर्स से। तो एक तो ये चीज़ है, क्योंकि अगर आप ऐसे डालोगे तो वो स्क्रैप डीलर के पास जाएगा, प्रोसेसिंग वगैरह की साइकिल में आ जाएगा। और प्लस उससे एक जो इकोनॉमी है, क्योंकि जो वेस्ट है ना इसकी भी एक अच्छी खासी बड़ी इकोनॉमी है, रिसाइकलिंग रीयूज वगैरह होगा, वेस्ट पिकर्स एंड ऑल। तो दिस इज पीपल। और प्लस जो वेस्ट को पिक कर रहे हैं उनको भी एनकरेज किया जाए, ट्रेन किया जाए कि किस तरीके से वो समझें कि प्लास्टिक वेस्ट है तो इसको इधर जाए, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, लाइक दैट, मेडिकल वेस्ट लाइक दैट। तो हमें पीपल को फोकस करना पड़ेगा, पीपल सेंट्रिक बनाना पड़ेगा वेस्ट कलेक्शन पॉलिसी। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें भी हमने ये देखा। दूसरी बात है, ये जो पीपल है ये बहुत हद तक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो इसको हम फॉर्मलाइज करें, लाइवलीहुड का एक इसे बाकायदा ऑप्शन बनाया जाए कि एक बैंक बन जाए कि प्लास्टिक बॉटल्स बैंक बन गया लाइक दैट। तो एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा, इससे पैसे भी आएंगे और उनको इंसेंटिवाइज भी होगा कि हमें प्लास्टिक कलेक्ट करके सब यहाँ पे डिपॉजिट करना है, पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड वे में पीपल सेंट्रिक वेस्ट कलेक्शन मेथड बन जाएगा। एट द सेम टाइम इंफ्रा बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, फीडबैक लें, रजिस्ट्रेशन करें फॉर्मल सेक्टर का, इम्प्रूवमेंट करें वेस्ट कलेक्शन में, और जो हो पीपल सेंट्रिक। फिर बात है प्लास्टिक की, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का जैसे बैन लग जाता है, माइक्रो प्लास्टिक्स का बैन लग जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब जो प्लास्टिक का आइटम केवल एक ही बार यूज होता है फिर उसको हम फेंक देते हैं। तो थ्रो अवे प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे मल्टी मटेरियल प्लास्टिक आइटम्स है, जैसे सैनिटरी पैड्स हुए, चप्पल हुआ, पॉलिस्टर हुआ, ह्यूज वेस्ट मैन, ये बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है और इसको सेग्रीगेट करना ज़रूरी है। तो जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग में बात आ रहा है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये पैकेजिंग थोड़ा कम कर सकते हैं, अननेसेसरी पैकेजिंग नहीं करे, इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स। प्लस जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, हार्ड बॉटल्स वगैरह है, इसको रिसाइकल करें। इधर भी हम टेक्नोलॉजी बेटर करें,
कि ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो प्लास्टिक रिलेटेड इक्विपमेंट्स का। देन मल्टी लेयर्ड मल्टी मटेरियल प्लास्टिक बनाए, R&D भी करे टाइम टू टाइम, ये सारी चीज़ें हो। देन थर्ड चीज़ होता है प्रोसेसिंग। तो पहला क्या था, पीपल, दूसरा क्या था, प्लास्टिक, और तीसरा है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में ये होगा कि जो भी वेस्ट आ रहा है उसको हम यूज़ करें से एनर्जी बनाने में, कोई प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कर ले, और उससे जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले ट्रीटमेंट किया जाए, ये सब चीज़ें हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, एक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी बन सकती है प्रोसेसिंग की भी। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बताए यहाँ पे, एक और जैसे रिलायंस का एक प्रोजेक्ट हमने देखा था, रोड्स जो बन रही है ना वो प्लास्टिक उसको यूज़ किया जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इस टाइप से हमें रिसाइकल करना पड़ेगा, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, केमिकल रिसाइकलिंग वगैरह प्रोसेस से। तो ये भी एक अच्छी खासी इकोनॉमी है। द आइडिया इज़ कि प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है इसका केवल वन सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कि हम केवल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व होता समझ जाए। नो, इससे नहीं होगा। सॉल्व तब होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेट करेंगे, पीपल, प्लास्टिक और दिस प्रोसेस। सो अगेन वेरी गुड फॉर्डर पॉइंट्स हैं। द गैप्स इन द प्लान्स टू टेकल प्लास्टिक वेस्ट। देन लूजिंग स्टीम रैपिडली, इंडियन रेलवेज बड़ी दिक्कत में चल रही है, रेवेन्यू फॉल हो रहा है, और लॉकडाउन वगैरह में जैसे पैसेंजर ट्रेन भी फुल थ्रॉटल नहीं चल पाई, अर्निंग का शॉर्टफॉल है, लॉकडाउन का इम्पैक्ट। जम्मू कश्मीर का जो रियल एस्टेट है नाउ इट इज ओपन टू ऑल, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बाय नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन द यूनियन टेरिटोरी। देन दिस इज अबाउट, ये नंबर है, केरला को इतने पॉइंट्स मिले, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, सी साउथ के स्टेट्स अच्छा करते हैं, यूपी, बिहार, MP, इनका स्थिति इतना अच्छा नहीं आया हेल्थ इंडेक्स में। सो दीज आर द नंबर्स। देन थर्ड फ्रंट, एंड दिस इज अबाउट पॉलिटिकल न्यूज़। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, डेप्यूटी NSA अपॉइंट किया है, फॉर्मर चाइना एनवॉय विक्रम मिस्री अपॉइंटेड डेप्यूटी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब ये बात है नागस्वरम। व्हाट इज दिस नागस्वरम? ये क्या है? हम म्यूजिक पढ़ते हैं ना, कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो ये कार्नेटिक म्यूजिक है, आइवरी से बना है। आइवरी मतलब जो दिस एलिफेंट, आइवरी, तो दिस इज आइवरी, आइवरी का है नागस्वरम। तो ये नागस्वरम है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस का है। ये ओरिजिनल ऑनरनिका सुब्रमण्यम भारती जी के टाइम पे भी ये प्ले किया गया था, तो दिस इज नागस्वरम। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये कल्चर में आता है, GS1 में इंस्ट्रूमेंट्स। कल्चर में कई बार हमें लगता है जो सोर्स है, जो हम कल्चर रिलेटेड चीज़ देखें, एक्चुअली दिस इज़ वेरी एक्सटेंसिव, और इसमें यील्ड भी बहुत कम होती है, इतना हाई यील्डिंग नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं बट देर इज़ वेरी लेस चांस कि वो एग्ज़ाम में पूछा जाए। जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती है ना, वो उसके लिए ये CCRT का एक्सेलेंट सोर्स है। बेसिक चीज़ें एक बार इसको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे जाओगे CCRT की वेबसाइट में, आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाओगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप जाओ म्यूज़िक ऑफ इंडिया एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, सी परफॉर्मिंग आर्ट्स, और उसमें म्यूज़िक ऑफ इंडिया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जैसे ये कौन सा है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग मतलब तार, जैसे गिटार, वायलिन। फिर ये स्वर क्या होते हैं, सुशिर वाद्य क्या होते हैं, मतलब विंड वाले इंस्ट्रूमेंट्स, हवा, जैसे फ्लूट एट्सेट्रा, ये फ्लूट हुआ। रीड वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर जैसे ये क्या है, दिस तबला टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। फिर ये इनका एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। सो वेन एवर यू गेट टाइम, जस्ट एक बार फोटोग्राफ्स भी देखना है इन सब के। जैसे ये डांसेज ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा दिया है, क्लासिकल डांसेज इंडिया के, ये सारे क्लासिकल डांसेज है, ये मुद्रा है एंड ऑल। फिर वन बाय वन ये भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एंड मोहिनीअट्टम। द पॉइंट इज कि यूजुअली जो ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं ना, वहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। CCRT की वेबसाइट है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पिक होते हैं, तो एक बार CCRT की वेबसाइट जस्ट एक क्विक ग्लांस रखना। सो दिस इज लाइक नागस्वरम। कोविड ऑर्डर्स हैं एक्सटेंडेड टिल January 31 बिकॉज ओमिक्रॉन का थ्रेट बना हुआ है। रोल आउट फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स इन 6 month। फ्लैक्स फ्यूल BS6 नॉर्म के रहेंगे ये। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल करेंगे। ये सब्सटीट्यूट करेगा इंडिया का इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम
और इससे बेनिफिट्स भी मिलेगा फार्मर्स को, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स की बात चल रहा है, ये BS6 भी होगा, तो दिस इज देयर। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स वो होते हैं जो रन करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 100% पेट्रोल और 100% बायोइथेनॉल एंड ईदर ब्लेंड्स। हम पेट्रोल का रिप्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से 10% हम बायोफ्यूल मिक्स कर दें, तो इससे एटलीस्ट 10% इम्पोर्ट तो कम होगा ना, दिस इज द आइडिया। तो दिस इज विक्रम मिस्त्री, नागस्वरम, कोविड ऑर्डर, देन दिस इज अबाउट फ्लैक्स फ्यूल। अब टर्की नाटो का मेंबर है और नाटो और रशिया में फाइट चलती है, बट टर्की और रशिया के रिलेशंस क्लोज है, तो टर्की अर्जेस रशिया टू ड्रॉप वन साइडेड नाटो डिमांड्स। तो दिस इज देयर, दोनों में यहाँ लेट अस सी। ये अब डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया में नहीं है, बट जियो पॉलिटिक्स में सेंट्रल एशिया और इधर जो डेवलपमेंट होगा उससे हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो भी यहाँ पे स्टेक पे आ जाते हैं, सो दैट इज वाई वी कीप अ क्लोज आई। देन दिस इज सोमालिया, इजराइल में अब 4th डोज दिया जा रहा है कोविड। UAE मैरिज लाइसेंस इशूड, और ये है गूगल मूव्स हाई कोर्ट। CCI का जो प्रोब था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे हमने आंसर राइटिंग किया है, तो दिस इज इन रेस्पॉन्ड टू CCI प्रोब। गूगल अभी उसको चैलेंज करने की बात कर रहा है। फॉक्सकॉन शट है प्रोटेस्ट के कारण। ये है मिस्टर N चंद्रशेखरन, डिजिटल न्यू एनर्जी हेल्थ सेट टाटा का स्ट्रैटेजी थीम्स होगा। तो ये 100 बिलियन का टाटा यहाँ पे प्लान कर रहा है, डिजिटल पुश होगा। 5G आते ही ना अनलिमिटेड यूज केसेस आने वाले हैं यहाँ पे। ये अदानी है एंड डॉट का 5G बेड भी तैयार होगा बाय 31st। 5G गेम चेंजर होने वाला है, द वे वी कंज्यूम डेटा एंड इंटरनेट। देन बिफोर दैट यहाँ हमने ये पहला सवाल देखना था जो शुरू में आया था, फ्रीडम की बात थी, ये फ्रीडम आगे है। अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स का आया था, आर्टिसनल इंडस्ट्री। सी, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। जैसे आर्टिसंस होते हैं ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक म्यूजिक आर्टिसंस हो गए, इनके घराने होते थे, राजा महाराजा इन लोगों को लाइक पैट्रोनेज दिया करते थे। जैसे पेंटिंग्स में हम पढ़ते हैं, अकबर का टाइम आया तो मुगल्स में अकबर, जहांगीर, इन्होंने बड़ी पैट्रोनेज दिया आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक एट्सेट्रा को। फिर जब औरंगजेब का टाइम आया और लेटर मुगल, तो पैट्रोनेज बंद हो गया, तो फिर ये लोकल स्कूल्स बनने चालू हो गए। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने तो सिस्टमेटिकली क्रिपल कर दिया इंडिया के लोकल ट्रेडिशनल को, ट्रेडिशनल आर्टिसंस को, उनको पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया। उनके जो प्रोडक्ट थे वो ब्रिटिशर्स अपने प्रोडक्ट इंडिया लाते थे, मशीन मेड होते थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और हमारे आर्टिसंस उससे कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। तो रॉ मटेरियल जाता था, कपड़ा जाता था, कॉटन जाता था यूके में, और यूके से कपड़ा बन के इंडिया में इम्पोर्टेड कपड़ा वो बिकता था। हमारे लोकल जो आर्टिसंस थे वो र्यून हो गए, और इसी का कल्मिनेशन फिर 1857 का रिवॉल्ट भी होगा। तो हमें एक जर्नी ट्रेस करना है, 2017 GS1 का है, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन। तो अब कीवर्ड्स क्या हैं, एक तो डिक्लाइन कीवर्ड है ना, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ध्यान रखने चाहिए। एक तो डिक्लाइन हुआ है मतलब लॉसेज हुए, कहाँ लॉसेज हुए, ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री। अब इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं सोचिए, ट्रेडिशनल है, आर्टिस्ट है, और एक इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री थी। डिक्लाइन हुआ इसका कब हुआ, कॉलोनियल इंडिया, तो कॉलोनियल इंडिया के टाइम फ्रेम में सोचना है, और इसने क्रिपल किया रूरल इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी। तो थिंक, ये सारे कीवर्ड्स पे सोचिए, GS1 के सिलेबस से कनेक्ट करिए एंड राइट इट डाउन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये था। अब जो दूसरा सवाल है वो इससे है, इज इट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट? सी, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है। You have got your fundamental right, तो others have also got their fundamental right. Understanding the constitutional and legal definition as well as restriction of free speech. तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम में स्पीच भी आता है, बट फिर बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट आया और इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगने लग गए कि किन केसेस में ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा सकता है। 267th जो रिपोर्ट है लॉ कमिश्नर की, उसने बोला कि अगर कोई हेट्रेड बता रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन पे, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड द लाइक, तो अगर कोई ऐसा राइट टू स्पीच कर रहा है ना, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट ये पनिशेबल क्राइम होगा। 267th रिपोर्ट ने भी बताया।
आर्टिकल 19(2) में भी क्लॉज दिया हुआ है defamation, slander, libel, contempt of court. The exceptions under the same clause fell under this four broad category: speech and expression, offends against decency or morality, undermines the security or tends to overthrow the state. तो अगर ये चीज हो रही है तो राइट टू स्पीच जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स इन अमेरिका आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, इज बियॉन्ड डिस्प्यूट। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड होते हैं। अब अगेन फिर वही बात हो गई कि क्या अब इसका मिसयूज होने लग गया। न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस जो मैगजीन्स हैं उनको ऐसे स्टॉप कर दिया जाएगा दिस डिफेमेशन के केसेस में, या फिर दीज रिस्ट्रिक्शंस की एंटी कंट्री, एंटी नेशनलिस्टिक टेंडेंसी एट्सेट्रा हो रही है। तो 51 में भी इसमें ये आया था कि एडिशनल ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसको बताया था, डिफेंड किया था कि रिस्ट्रिक्शंस क्यों होने चाहिए। एट टाइम्स फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर रॉन्ग यूज हो रहा है तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सेक्शन 153A 153B है, 295A 502 इंडियन पीनल कोड के हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि डिफाइन कैसे करेंगे हम कि व्हाट इज अगेंस्ट कंट्री, या व्हाट इज अगेंस्ट डिसेंसी, या व्हाट इज अगेंस्ट मोरालिटी। तो इस बात पे कई बार जो है वहाँ पे दिस डिसकम्फर्ट एंड डिस्क्वाइट भी नजर आया है मीडिया हाउस वर्सेस दिस गवर्नमेंट की बातों में। अब हेट स्पीच जो है ऑब्वियसली दिस शुड नॉट बी एनकरेज्ड एट ऑल। तो क्या यहाँ पे अगर हेट स्पीच को ब्लॉक किया जा रहा है तो वो फ्रीडम ऑफ राइट के अगेंस्ट है या नहीं है, दिस इज देन ये जो चीज़ें हैं पीनल लॉज के थ्रू एनफोर्समेंट भी करना चाहिए। तो द पॉइंट इज कि जो स्पीच है, राइट टू स्पीच है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड होता है। आर्टिकल 13 में भी बताया है प्रपोज्ड रिस्ट्रिक्शन, अंबेडकर साहब ने भी बताया था। देन पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी। देन 267th रिपोर्ट में ये बताया। सो द आइडिया जो टेक अवे ये है कि वी शुड बी नोइंग व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। इसमें कौन कौन से राइट्स हैं, और राइट्स जो होते हैं ये क्वालिफाइड होते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। बट राइट्स की जो कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं हो कि जो गवर्नमेंट है वो एनक्रोच करने लग जाए हमारे फंडामेंटल राइट्स में, विच इज़ अगेन अ रॉन्ग थिंग। तो यहाँ एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। ये क्या होता है, इन सब के एक एक आर्टिकल को, राइट टू फ्रीडम के सारे आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करिए। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, इसकी यूटिलिटी बताइए और इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस भी बताइए। डिस्कस इट्स यूटिलिटी एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। सो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आज का दूसरा सवाल है। द log4j वल्नरेबिलिटी, एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, जावा सॉफ्टवेयर है, अपाची फाउंडेशन का है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी, इसकी कोई दिस क्लासिफाइड फाइल लीक हुआ और उसके कारण बहुत सारे दिस वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो गया। log4j ये सॉफ्टवेयर लॉगिंग लाइब्रेरी होती है जावा सॉफ्टवेयर की। इधर वल्नरेबिलिटी में डिस्क्लोज हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन और जिसके कारण एक बहुत बड़ा थ्रेट नजर आया, log4j। अब इसके डिटेल में नहीं आता, प्रीलिम्स में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज log4j लाइक दैट। एक दो बार पहले ऐसे सवाल हैं, ब्लू दिस वाना क्राई वगैरह क्या है लाइक दैट। तो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है। एक और वर्ड हमें समझना चाहिए, 0 डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है। कई बार एक वल्नरेबिलिटी हुई, कंपनी ने सॉफ्टवेयर पैच दिया, उस सॉफ्टवेयर पैच को लगाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये जो बीच का टाइम है ना उसको हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो कहलाता है 0 डे वल्नरेबिलिटी। मतलब वल्नरेबिलिटी पब्लिकली डिस्क्लोज्ड, has not been publicly disclosed and for which a software patch or remediation technique is not available. 0 day vulnerability. Considering the attempt at exploiting log4j, अब log4j जो हुआ हैकर्स को पता लग गया तो वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द 0 डे वल्नरेबिलिटी। ये थोड़ा गलत नहीं लिखा है यहाँ लिखा है 0 डे वल्नरेबिलिटी refers to a security flaw which has not been publicly disclosed and for which a software patch or remediation technique is not available. ये थोड़ा गलत लग रहा था, मैंने इसको गूगल किया तो एक्चुअली ये है 0 डे वल्नरेबिलिटी। ये होती है vulnerability in a system or device that has been disclosed but is yet not patched
मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज हो गया है कि ये प्रॉब्लम्स थी, ये पैच आ गया है, बट लोगों ने अभी तक उस पैच को लगाया नहीं। तो ये जो गैप हो रहा है वो 0 डे वल्नरेबिलिटी हो रहा है सिस्टम का। वल्नरेबल सिस्टम आर एक्सपोज्ड अंटिल अ पैच इज इशूड बाय द वेंडर। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया है, हैज बीन डिस्क्लोज्ड बट इज नॉट येट पैच्ड, तो वो होता है 0 डे वल्नरेबिलिटी। ओके, सो दिस इज देयर। तो यहाँ पे ये है। अब नेक्स्ट जो है प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशन, या प्राइमरली ये लिखा है कि इवोल्यूशन जो है ना हमारा ग्रेजुअली हुआ। शुरुआत के टाइम पे तो वी ऑल वर लाइक फिशेज एंड ऑल, फिर धीरे धीरे मैमल्स बने, इस टाइप से लैंड पे आए, ऑर्गन्स डेवलप हुए और इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ। इवन जो फ्लाइंग है ना, हर एक ने डिफरेंट वे में फ्लाइंग को अक्वायर किया है। फ्लाइंग मतलब बर्ड्स का फ्लाइंग अलग है, बैट्स का फ्लाइंग अलग है, इंसेक्ट्स अलग तरीके से फ्लाई करते हैं। तो इवोल्यूशन की जर्नी सबकी डिफरेंट रही है। अब यहाँ दो प्राइमरली बोला है इन्होंने, एक है विविपेरी और एक है ओविपेरिटी। ओविपेरिटी मतलब वो एग्स देते हैं, विविपेरी मतलब वो लाइव एनिमल का बर्थ होता है वहाँ पे। सो दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशन। ये नो योर इंग्लिश है, इसको भी मैं अब इंक्लूड कर दूंगा नोट्स में। टू गो टू स्कूल और टू गो टू द स्कूल। टू गो टू स्कूल मतलब आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, यू गो टू स्कूल। टू बी अ स्टूडेंट हो, टू गो दी लग जाता है, मतलब आप किसी स्कूल को विजिट कर रहे हो, वहाँ पे पढ़ने नहीं, विजिट कर रहे हो, टू विजिट द स्कूल। टू गो टू स्कूल एंड टू गो टू द स्कूल। देन शेड्यूल है या स्केड्यूल है, ये सब ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट है, अपन इंडियंस जो पसंद आए वो बोल सकते हैं। दिस इज शेड्यूल, यूजुअली हम यूके ज़्यादा फॉलो करते हैं। ही केम 5 मिनट बिफोर, इज इट करेक्ट टू से? नहीं, बिफोर नहीं, अगो होता है, दिस इज अगो। Then please tell me whether it is okay to say I ordered 5 cups of coffee. No, I ordered 5 cups of coffee. 5 cups of coffee ऐसे होगा ये। ऑर्डर जो हो रहा है, जैसे द गवर्नमेंट प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर दीज मैनी ट्रक्स ऑटोमोबाइल फर्म। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स विद द लोकल बुक सेलर। तो यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर समथिंग विद समबडी, तब अपन फॉर यूज करेंगे। देन इनके प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी वियर्ड होते हैं। इसको प्रोनाउंस करते हैं एज तो, और इधर अनियन होता है, अनियन, ओके, जैसे अंडर होता है। देन ही इज गॉन टू बॉम्बे, मतलब वो वहाँ कहीं गया है घूमने फिरने। ही हैज बीन टू बॉम्बे मतलब वो बॉम्बे के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, उसको पता है वहाँ का। इज इट करेक्ट टू से आई एम लिविंग हियर फॉर 10 years? फॉर 10 years इज I have lived here for 10 years, ये होगा। No, this is wrong. I have lived here for 10 years of। कुछ एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें इस टाइप के ग्रामेटिकल इंग्लिश के सेंटेंस करेक्शन वगैरह काफ़ी आते हैं। तो इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग बेसिक इंग्लिश हमारी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामेटिकल एरर, स्पॉट द एरर टाइप ऑफ थिंग्स। देन बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है? तो बिसाइड मतलब बाय द साइड, बिसाइड्स दिस मतलब इन एडिशन टू। जब एस लग गया मतलब इन एडिशन टू दिस। देन डिफरेंस बिटवीन आई विश टू नो, आई विश आई न्यू। आई विश आई न्यू मतलब आप ये थोड़ा सोच रहे हो काश ये पता होता। आई विश टू मीन्स यू हैव डिजायर टू नो। और आई विश आई न्यू मतलब यू आर काइंड ऑफ फीलिंग सॉरी कि ये पता होता तो मैं सही डिसीजन लेता, लाइक दैट। आई विश्ड हिम नहीं, यू मस्ट से वॉट यू विश्ड हिम, ये भी जरूरी है। आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, दे विश्ड मी गॉड स्पीड, आई विश यू गुड लक। तो सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। तो दिस इज देयर। बाकी ये एंट्री अकेडमी अवार्ड्स का है, ऑस्कर्स अवार्ड्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। दीज आर 2 क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम पे लिखना है और ट्रेडिशनल आर्टिसनल GS1 2017। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.